जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जहां पर हिंदी पूछा जाता है, तब यह वीडियो और यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग संपूर्ण हिंदी को थ्योरी क्लास और जैसे ही कोई भी चैप्टर समाप्त होगा उसके जितने भी एमसीक्यू विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में बहुत सारे लोग डरते हैं कि वर्णमाला कैसे पढ़ें। इसमें बहुतों को यह चैप्टर बहुत ही कठिन लगता है। यह वीडियो आप देखिए, आपको संपूर्ण वर्णमाला एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो को आप देखते चलिए। और यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो एक बार दोस्त ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटे के निशान को दबाकर आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ताकि वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और यहाँ पर लाइक का ऑप्शन है, लाइक दबा देना है और अपने ग्रुप और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है कि हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है, और एक प्यारा सा कमेंट भी करते रहना है। चलिए देखते हैं। और देखिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें एक मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन पूछा जाता है। इसको हमने ऑलरेडी करा दिया है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जा कर के पूरा का पूरा देख सकते हैं। हमने पूरा पढ़ाया है और जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सभी हमने करा भी दिया है। ठीक है, और बाकी जीके के भी कुछ चैप्टर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। आप टेलीग्राम पर यही सर्च कर लीजिएगा कन्हैया जीएस वर्ल्ड, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है पहला, जिसका नाम है वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है। ठीक है, बस आपको शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से सुनना और देखना है। ठीक है, बाकी आप साथ साथ चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं जैसे लिखा गया है। तो देखिए, वर्ड का दूसरा नाम ही अक्षर होता है। अक्षर का मतलब होता है अनाशवान, यानी कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भाषा की बात करें तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, और भाषा की जो सार्थक इकाई है इसको वाक्य कहा जाता है। देखिए, यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी हम मार्क करें आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट डाल लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछा गया है कि भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, अक्षर कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा, या फिर उपवाक्य कहा जाएगा, ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे वाक्य, आखिरकार वाक्य है क्या? तो देखिए, वाक्य क्या है? मान लीजिए कोई भी सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, सार्थक शब्द का व्यवस्थित जो समूह होता है उसे ही वाक्य कहा जाता है। बाकी वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, यानी कि पूरे वाक्य में कुछ ही भाग होता है उसको पदबंध कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, जैसे नदी कल कल करती हुई बह रही थी, तो इसमें पदबंध की बात करेंगे तो कल कल करती हुई, यह क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो नदी कल कल करती हुई बह रही थी। ठीक है, तो कल कल करती हुई क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। बाकी पदबंध की बात करें तो पद से मिल करके बनता है पदबंध, जिसको शब्द भी कहा जाता है, यानी कि शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? पदबंध। पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनते हैं। और शब्द का छोटा रूप होता है अक्षर। विभिन्न अक्षर से मिलकर ही कोई शब्द बनता है। जैसे राम लिखेंगे तो रा प्लस म मिलकर बना है। ठीक है, और ध्वनि या फिर वर्ड कहेंगे तो वर्ड से मिल करके अक्षर बनता है, या फिर कहेंगे कि अक्षर का छोटा रूप वर्ड है जिसको ध्वनि भी कहा जाता है। तो यह सीरीज भी आप याद रख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी दे देता है
क्रम बैठाने के लिए कि आप बैठाइए कि सबसे बड़ा क्या होता है फिर उससे छोटा, तो आपको क्रम क्या याद रखना है, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर और ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की ही वर्ड कहते हैं। बाकी यहाँ से बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन दे देगा, वाक्य है, ठीक है, वर्ड है, अक्षर है, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको याद रखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला किससे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, वो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, दे दिया था वाक्य कहते हैं या फिर उपवाक्य कहते हैं, ऐसे ऑप्शन दिया था। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। यकीन मानिए आपने इतना ही पढ़ा लेकिन यहाँ से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाकी हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। ठीक है, तो बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, तो हिंदी कौन से लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। असली वर्णमाला यहाँ से शुरू होता है। बाकी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं और इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वर, ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, स्वर अगर पूछे कुल, ठीक है, पूछे कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं 13। लेकिन मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर मात्र 11 होते हैं। कौन कौन से, ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, यही होते हैं मूल स्वर। टोटल कितनी संख्या है, 11। ठीक है, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। बाकी यदि कुल स्वर पूछ ले, ठीक है, तो कुल स्वर में 2 और बढ़ जाते हैं जिसको अंग और अह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई हम लोग लिखते हैं अंश, ठीक है, अंश, तो यह मात्रा क्या है, अंग है। और अह जैसे हम लोग कहते हैं अतः, ठीक है, अतः लिखते हैं तो पीछे जो बिंदी है क्या है, अह, तो इसे क्या बोलते हैं, अंग और अह। अंग और अह के बारे में डिटेल चर्चा होगी, तो आपको यहाँ से याद रखना है स्वरों की संख्या मूल 11 होती है जबकि कुल संख्या 13 होती है। अब आते हैं व्यंजन के ऊपर। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो आप घटा लीजिए 52 में से 13। बाकी इसमें व्यंजन में भी क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह, छ, त्र, ज्ञा। ठीक है, तो इतने होते हैं। अब एक एक के बारे में यहाँ पर डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, जैसे पहले यहाँ पर आता है क वर्ग, यानी कि क जब लिखते हैं उसके वर्ग में जितने आते हैं, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, तो क, ख, ग, घ, अंगा, इसे क वर्ग कहते हैं। बाकी च वाले सेक्शन में जितने आ जाते हैं च वर्ग में, जैसे च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में कौन आते हैं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। टोटल यहाँ पर प वर्ग तक को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यह जो होते हैं इतने को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। टोटल संख्या होती है 25। कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बाकी यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व, इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, अंतस्थ क्यों कहा जाता है आगे बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलने से हमारी जो जिह्वा है घर्षण करती हुई वहाँ से वायु निकलती है। जैसे आप बोलेंगे श, बोलिए श, तो क्या होता है, वायु क्या होती है, घर्षण करते हुए मुँह से निकलती है, तो श, श, छोटा श, हो।
इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 होती है। बाकी संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त मतलब क्या होता है, 2 या फिर जुड़ा हुआ एक साथ। तो छ से क्षत्रिय वाला, त से त्रिशूल वाला, ज्ञ से ज्ञानी वाला और श से यह जो है इसका प्रयोग श्री में करते हैं। जैसे लिखते हैं ना श्रीमती सुशीला देवी, तो श्री से क्या हो जाता है, उसमें जो स का प्रयोग होता है उसको स्र कहते हैं। तो इसकी संख्या भी 4 होती है। द्विगुण व्यंजन यानी कि जिसमें द्विगुण, जैसे ड़ बोलेंगे ढ बोलेंगे, ठीक है, बिंदी वाला है, तो इसकी संख्या 2 होती है। अनुस्वार अंग, जैसे हम लोग अंश की बात की है ना, अंश में अंग ऊपर आता है, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसकी संख्या 1। और विसर्ग यानी कि पीछे 2 बिंदी आती है, इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग, यानी अह जो है यह है विसर्ग। इस प्रकार टोटल यहाँ पर वर्ण हम गिना दिए एक एक। यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं, आपको यहाँ पर गिना दिए। जैसे 13 हो गया स्वर, 25 व्यंजन और यहाँ पर अंतस्थ ऊष्म संयुक्त द्विगुण अनुस्वार विसर्ग, ठीक है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण व्यंजनों की संख्या आपको संपूर्ण वर्णमाला में, वर्णमाला में जितने भी होते हैं आपको पता चल गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आता है स्वर, स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है वावेल। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को ही स्वर कहते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर ओवरव्यू देख लिया कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन। अब यहाँ पर स्वर पूछ रहा है कि स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ण उसको कहते हैं स्वर। अब स्वतंत्र रूप से का क्या मतलब है, जैसे अ बोलेंगे तो सिर्फ आप अ ही बोलेंगे, इसमें और कोई भी वर्ण शामिल नहीं होगा। मतलब जैसे स्वर को छोड़िए, मान लीजिए हम व्यंजन में क बोलेंगे, तो क जब बोलेंगे तो क बोलेंगे तो पीछे क्या लगा आ रहा है, अ, ठीक है। तो यह क्या है, यह स्वतंत्र नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसके पीछे अ आ जा रहा है। कोई भी व्यंजन ले लीजिए, ठीक है, व्यंजन यानी कि जो स्वर से अलग होते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं ग बोलेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, ओ, ठीक है। तो ग स्वतंत्र नहीं बोला जाएगा, तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं। तो वही यहाँ पर है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं वही स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, जबकि मूल संख्या 11 ही होती है। तो आपको यहाँ पर गिना दिए, ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। तो स्वर कितने हो गए, 13 कुल हो गए। बाकी मूल स्वर 11 ही होते हैं। कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा, री को भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में नहीं माना गया, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सही किया गया है, वह 11 को ही सही किया गया है कि मूल स्वर 11 होते हैं, बाकी कुल स्वर 13 होते हैं। अब स्वर को भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे स्वरों का वर्गीकरण, बहुत सारे आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। आधार का मतलब, जैसे यहाँ पर पहला क्या है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम या फिर एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जल्दी से बोला जा सके। जैसे में अ, ई, छोटा ऊ, ठीक है। तो यह क्या है, इसको ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। री को भी किसी बुक में दिया है, लेकिन यहाँ पर 3 ही मूल होते हैं। बाकी दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, लंबा या ज़्यादा समय लगे। तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी कि जो यह वाला है, इससे अधिक समय लगे या फिर दुगुना समय लगे, उसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, आ आता है, आ यानी कि यह किससे मिलकर के बनता है, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है, आ होता है, ठीक है, बराबर आ क्या है, दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से बड़ी ई, बड़ी ई किससे मिलकर बनती है, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई,
ऊ किससे मिलकर बनता है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। इसी प्रकार से ए की बात करें, अ प्लस ई, आप बोलेंगे तो निकलेगा, बोलिए ए, अ प्लस ई। उसी प्रकार से ए, अ प्लस ए, इसको आप याद रखना है कि किससे किससे मिल करके बनता है। बाकी ओ किससे मिल करके बनता है, अ प्लस छोटा ऊ, बोलिए ओ, ठीक है, अ प्लस छोटा ऊ। बाकी अ की बात करें तो यह इससे मिल करके बनता है, यह हो गया दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे अ बोलेंगे तो अ तुरंत बोल दे रहे हैं, आ बोलेंगे दीर्घ स्वर आ, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है आ में। इसी प्रकार यहाँ पर प्लुत स्वर है, तो प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, या फिर कहें कि 3 मात्रा का या फिर 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। जैसे इसको जैसे कोई नाटक वाटक होता है या फिर किसी को बुलाना रहता है तो उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे खींच कर किसी को बुलाना हो, खींच कर मतलब पकड़ के नहीं, मुंह से खींच कर, जैसे ओम, ठीक है। तो ओम जल्दी से तो कोई कहता नहीं, क्या होता है ओम, तो यह क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया है। इसके अलावा राम, ठीक है, तो रा जब 3 लिखते हैं तो इसमें 3 इस प्रकार से लगा देते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब दोहा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे बाप रे, पूरा खींच करके बोलेंगे ना, बाप रे, रे मोहना, ठीक है। तो जिसको खींच करके बोला जाए, लंबा बोला जाए, यहाँ पर प्रयोग होता है प्लुत स्वर का, ठीक है। तो आपने प्लुत स्वर के बारे में भी जान लिया। अब बाकी दूसरा इसके विभाजन का आधार है जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर मतलब जैसे किसी व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति हैं, इनको बांटना रहेगा, यानी कि वर्गीकृत करना रहेगा, तो बहुत सारे आधार है। नाटे व्यक्तियों के आधार पर, लंबाई के आधार पर किसी को बांट सकते हैं, वजन के आधार पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो स्वर है इसको भी बहुत सारे आधार पर बांटेंगे। तो पहला हमने मात्रा या फिर उच्चारण काल यानी कि लगने वाले समय के आधार पर हमने इसको बांट दिया। दूसरा बांटने का प्रकार है जीह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी कि बोलने में जीभ प्रयोग होगी उसके आधार पर हम लोग इसको बांटेंगे। जैसे पहला है अग्र स्वर, यानी कि हमारी जिह्वा के अग्र भाग से जो स्वर बोला जाता है उसको हम लोग कहते हैं अग्र स्वर। जैसे ई, ए, ऐ, इसमें बोलने में जिह्वा का अग्र भाग प्रयोग होता है, आगे का हिस्सा प्रयोग होता है, इसीलिए इसको अग्र स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है कि हमारे जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग होता है। अब आप बोलिए अ बोलेंगे तो क्या है कि हमारे जीभ का बीच वाला हिस्सा का प्रयोग होता है। बोलिए आप स्वयं अ, जीभ का आगे वाला भाग वैसे का वैसे ही रहेगा। अ जब बोलेंगे, बोलिए अ, जिह्वा के मध्य का भाग प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, यानी कि जिसको बोलने में जीभ का पिछले हिस्से का प्रयोग होता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ठीक है। तो पश्च स्वर यह हो गया। बाकी इसके अलावा यह जो है यह भी बड़ा ही आसान है। मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि हम बोलेंगे, जैसे कुछ भी बोलेंगे, राम, मुँह पूरा खुल गया, ठीक है। क, ठीक है, आ, ई, हर एक स्वर बोलेंगे तो हमारा मुख कभी ज़्यादा खुलेगा, कभी ऊंचा खुलेगा, ठीक है, कभी गोल हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो उसके आधार पर भी बांटा गया है। जैसे विवृत, यानी कि हमारा मुख पूरा खुल जाए ऐसा स्वर, तो हम लोग बोलेंगे आ, बोलिए आ, तो इसमें क्या होता है, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। तो मुख खुलने के आधार पर विवृत, यानी कि ओपन कितने शब्द होते हैं, एक, जिसको हम लोग कहते हैं विवृत या फिर ओपन, ठीक है। इसके अलावा अर्धविवृत, यानी कि कोई भी ऐसा स्वर जिसको बोलने से आधा मुख खुलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धविवृत। देखिए आ बोलें तो पूरा मुख खुल गया, ठीक है। अब ओ, ऐ, औ, आ, इसको बोलेंगे तो हमारा मुख
विवृत यानी पूरा खुलने की तुलना में कम ही खुलता है, आधा खुलता है, इसीलिए इसको अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। इसके अलावा संवृत, संवृत मतलब एकदम बंद हो गया। अब देखिए ई मतलब छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको बोलने में हमारा मुख लगभग बंद ही रहता है। जैसे बोलिए आप ई, खुलबा नहीं किया ओठ जैसे का तैसी है, ई ऊ, बड़ा ऊ को बड़ा नहीं बोलना है, बस ऊ बोलिए, ई ऊ। तो इसमें क्या रहता है, लगभग पूरा का पूरा मुख बंद रहता है, पूरा मुंह बंद रहता है। तो संवृत कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, पूरा मुंह बंद रहता है, तो आपको यह भी याद हो गया, बंद। अर्धसंवृत यानी कि मुख क्या होगा, आधा खुला आधा बंद रहेगा। इसमें 2 ही वर्ड आते हैं, ए ओ, बोलिए ए ओ। इसमें बस मुख थोड़ा ही बंद रहता है, तो इसको याद रख लेना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीपी के एग्ज़ाम में भी, अभी हाल फिलहाल में जो कैंसिल हुआ है उसमें भी पूछा गया था। बाकी नेक्स्ट आता है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर कैसा है, जैसे यहाँ पर आता है अवृतमुखी और वृतमुखी, यह तो एकदम आसान है। अवृतमुखी मतलब ऐसा वर्ड जिसको बोलने पर हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गोलाकार नहीं होता है। अब क्या है, वृतमुखी, ऐसा वर्ड या फिर ऐसा स्वर जिसको बोलने पर हमारा मुख पूरा गोल हो जाता है। पहले इसी समझ लेते हैं। बोलिए आप ऊ जब बोलेंगे तो हमारा ओठ क्या है, गोल हो जाएगा। बड़ा ऊ बोलेंगे, जैसे ऊ ओ आओ आ, यह सब बोलेंगे तो क्या होता है, हमारा मुख वृत्तमुखी यानी कि गोल हो जाता है। इसके अलावा अवृतमुखी, इसमें मुख गोल नहीं होता है, ओठ गोल, मुख नहीं मतलब भैया यहाँ पर ओठ समझना है, ठीक है, ठीक है। अवृतमुखी इसमें गोल नहीं होता है, जैसे ओ आ ई ए, यह क्या है, अवृतमुखी है। तो यह तो यदि क्वेश्चन देगा तो आप अपने मुख बोलने के आधार पर ही इसको पकड़ सकते हैं। तो यह हो गया ओठों की स्थिति के आधार पर। अब यहाँ पर आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई स्वर बोलते हैं, तो हवा भी अंदर से निकलती है, कभी कभी नाक से भी निकलती है, इसके आधार पर बांटा गया है। जैसे निर्नुनासिक यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से ही निकलती है, जैसे ओ आ ई आदि, ठीक है। इसके अलावा अनुनासिक शब्द यानी कि हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे स्वर की बात करें तो स्वर में तो ओंग अंग आ ई, ठीक है। जैसे ईख कहेंगे तो देखिए नाक का भी प्रयोग हो रहा है, किसमें, स्वर में। अब यहीं व्यंजन में यदि आ जाएंगे तो व्यंजन में, जैसे या तो अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, बाकी व्यंजन में आ जाएंगे तो इया हो गया, या न, ठीक है, ड़ नहीं आ रहा है, ठीक है, इया हो गया, न हो गया, म हो गया। यह सब बोलने में क्या होता है, हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक का भी प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। व्यंजन में पढ़ेंगे तो इया वगैरह आएगा, बाकी स्वर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्वर में अंग, ठीक है, आ ई, इसे ईख लिखेंगे तो इसमें प्रयोग होता है अनुनासिक स्वर का। बाकी स्थान के आधार पर बात करें तो स्थान यानी कि कंठ है, इसको हम लोग जब व्यंजन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कंठ यानी कि हमारे कंठ मतलब समझ रहे हैं, गला मतलब निचला वाला भाग, कंठ। तो कंठ ओ आ अह, यह सब कंठ से ध्वनि निकलती है। बाकी मूर्धन्य की बात करें, री, मूर्धन्य क्या होता है, जो हमारा तालु होता है उसका हिस्सा होता है, इसको हम व्यंजन में डिटेल्स बता देंगे। बाकी ओष्ठ, जिसको बोलने में ओठ का प्रयोग होता है उसको ओष्ठ कहते हैं। जैसे ऊ, इसमें ओठ का प्रयोग हुआ ना। इसी प्रकार तालव्य यानी कि ऐसा वर्ड या फिर स्वर की बात करें तो ऐसा स्वर है जिसको बोलने में तालु, हमारी जीवा जो है तालु के ऊपर टच करती है, उसको तालव्य कहते हैं। जैसे ई,
बड़ी, बड़ी में बड़ी नहीं बोलना है, ई, ठीक है। कंठ तालव्य, जिसको बोलने में हमारे कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य स्वर। यहाँ पर स्वर पढ़ रहे हैं तो कंठ तालव्य स्वर क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ तालव्य वाला हो गया। बाकी इसके अलावा हम लोग व्यंजन भी पढ़ेंगे, तो व्यंजन की एक बार नोट्स आप देख लीजिए, ज़बरदस्त हम इसमें बनाए हुए हैं और आप सबको बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर MCQ भी हम लोग करेंगे, तो बात करेंगे इसमें। तो इसमें वीडियो दोस्त काफ़ी हो जाएगा लंबा, और यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, स्वर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग व्यंजन को डिटेल से पढ़ेंगे, और समय बचा तो उसमें प्रीवियस ईयर MCQ भी करेंगे, ठीक है। बाकी अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट आपको ज़रूर करना है। आपका कमेंट हमें और शक्ति देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और लाइक का बटन भी दबाते हुए रहना है। व्यंजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ही वर्णमाला चैप्टर ख़त्म होगा, आपको PDF टेलीग्राम चैनल, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम से जा कर के जुड़ जाइएगा, यही सर्च करके। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णों का ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर का होता है अर्थ अनाशवान, और इसका भी क्रम आप लोग याद ही रखिएगा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। बाकी वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अक्षर, वर्ण, ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बाकी हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की बात करें तो यहाँ पर स्वर मात्र 11 होते हैं, मूल स्वर, लेकिन यदि कुल स्वर पूछ दे तो कुल स्वर 13 हो जाएगा। व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेकर के म तक होते हैं, ठीक है, क से लेकर के म तक। बाकी अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, इसको हम लोग व्यंजन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी स्वर को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। ह्रस्व स्वर इसमें यहाँ पर देखेंगे तो अ, ई, उ हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो दीर्घ स्वर में, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुस स्वर, जिसमें 3 मात्रा या फिर दीर्घ स्वर से भी समय ज़्यादा लगता है, प्लुस स्वर कहते हैं। जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ऐ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, आ। इसके अलावा मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर विवृत यानी कि पूरा ओपन हो जाएगा, आ। अर्धविवृत यानी कि आधा ओपन हो गया, ओ, ऐ, ओ, आ, ठीक है। संवृत यानी कि लगभग बंद रहेगा, ई, उ, अर्ध संवृत जिसमें आधा बंद रहेगा, ठीक है। ए हो गया, ऐ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। ओठ खुलने के आधार पर वृत्तमुखी, जिसमें आपका ओठ गोल हो जाएगा, उ, ओ, औ, आ, जिसमें गोल नहीं होगा। इसके अलावा नाक से व मुख से हवा निकलने के आधार पर अनुनासिक, जिसमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे अंग हो गया, ठीक है, ई हो गया। इसके अलावा व्यंजन में जाएंगे तो म हो जाएगा, न हो जाएगा, इया हो जाएगा, ठीक है। स्थान के आधार पर कंठ से जो ध्वनि निकलती है कंठ कहते हैं। मूर्धन्य में री हो जाएगा, ओष्ठ में उ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन यहाँ पर हो गया। बाकी हम लोग दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक कमेंट छोड़ करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।